अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ए टू लेवल्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक मोनोपोली के ऊपर। मोनोपोली हम मार्केट स्ट्रक्चर्स के टॉपिक में पढ़ते हैं। जब हम मोनोपोली की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली सीआई के सिलेबस के हिसाब से हम A2 के कंडक्ट ऑफ फर्म्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसी फर्म का बिहेवियर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में क्या होगा। कोई मोनोपोली अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में किस तरह बिहेव करेगी, सोसाइटी के इंटरेस्ट में किस तरह बिहेव करेगी, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में किस तरह बिहेव करेगी, और ये बिहेवियर उसका किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सही बात की जाए तो एक्चुअली हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि मोनोपोली का बिहेवियर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रादर देन इस पर हम कम बात करेंगे कि किस तरह कौन सा स्टेक होल्डर्स मोनोपोली के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो मोनोपोली पर ज़रा बात करते हैं। हम ये बात करते हैं कि मोनोपोली मीन्स अ सिंगल लार्ज फर्म। वैसे अगर मोनोपोली के लिटरल मीनिंग को देखा जाए तो मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर, सिंगल सेलर उसका मतलब है। लेकिन मोनोपोली को आम तौर से जनरली स्पीकिंग हम सिंगल लार्ज फर्म के तौर पर देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं उसे एब्सोल्यूट मोनोपोली के सेंस में। वैसे तो मोनोपोली को दो तीन तरीक़ों से हम बात कर सकते हैं, अगर लूज सेंस में भी बात करना चाहें। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी फर्म जिसका कंसीडरेबल मार्केट शेयर हो और वो एक लार्ज फर्म के तौर पे क्लासिफाई होती हो मार्केट में, हम उसे भी मोनोपोली के तौर पर रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट लाइक अ मोनोपोली ही होगा, बीइंग अ वेरी लार्ज फर्म। चाहे वो सिंगल लार्ज फर्म ना भी हो तब भी हम उसे लूज सेंस में जनरली स्पीकिंग मोनोपोली के तौर पर रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी फर्म है और उसके पास प्राइस मेकिंग एबिलिटी मौजूद है। उसके अलावा हम इस तरह भी बात करते हैं कि अगर फ्यू लार्ज फर्म्स हैं और वो आपस में कोई कार्टलाइजेशन कर लेती हैं, आपस में कोई कार्टल बना लेती हैं, तो दैट कार्टल कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज अ मोनोपोली, राइट। बट हम अपने डिस्कशन में जिस मोनोपोली की बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट मोनोपोली है, यानी कि उसका मतलब एक ऐसी मोनोपोली जो कि सिंगल लार्ज फर्म है। तो हम अपने तमाम डिस्कशन में इस वक्त मोनोपोली को एज अ सिंगल लार्ज फर्म अज्यूम करके बात करेंगे। और जब सिंगल लार्ज फर्म है तो इट इज़ ऑब्वियस कि 100% मार्केट शेयर है। इट इज़ ऑब्वियस कि वो कोई यूनिक गुड प्रोड्यूस कर रही है जो कोई दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सो दैट इज अ मोनोपोली। मोनोपोली की जब हम बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि वाई मोनोपोली इज अ मोनोपोली, वाई देयर इज सिंगल लार्ज फर्म, वाई देयर आर नॉट मोर देन वन फर्म। तो उसके लिए हम बात करते हैं एक्चुअली बैरियर्स टू एंट्री की। मेनली हमारा मानना यह है कि मोनोपोली इज अ मोनोपोली एंड मोनोपोली स्टेज अ मोनोपोली इन द लॉन्ग रन ऑल्सो, बिकॉज द बैरियर्स टू एंट्री आर सो स्ट्रॉन्ग दैट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। नई फर्म्स की एंट्री कंप्लीटली ब्लॉक्ड है क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एज अ रिजल्ट हम ये कहते हैं कि मोनोपोली रिमेन्स अ मोनोपोली इन द शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। ये जो बैरियर्स टू एंट्री हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल बैरियर्स में और आर्टिफिशियल बैरियर्स में। नेचुरल बैरियर्स वो हैं जो कि ऑटोमेटिकली नेचुरली डेवलप हो गए हैं, उनके पीछे कोई इंटेंशन नहीं थी डेलिबरेट कि कोई बैरियर टू एंट्री क्रिएट किया जाए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बैरियर टू एंट्री के तौर पर सर्व कर रहे हैं।
जबकि दूसरी तरफ आर्टिफिशियल बैरियर्स का मतलब यह है कि मोनोपोली डेलिबरेटली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे बैरियर्स क्रिएट कर रही है न्यू फर्म्स के लिए ताकि वो मार्केट में एंटर ना हो पाए। तो माइंड इट, मोनोपोली इज अ सिंगल लार्ज फर्म and its existence in the short run as well as long run is because of very strong barriers to entry, and those barriers can be classified into natural barriers and artificial barriers. जब हम नेचुरल बैरियर्स की बात करते हैं मिसाल के तौर पर, तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। किसी फर्म को ओवर द टाइम जब अकेला बहुत ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिल जाएगा तो फिर वो इतने लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने लगेगी कि उसका मिनिमम एफिशिएंट स्केल बहुत लार्ज स्केल पर होगा, जिसका मतलब यह है कि बहुत लार्ज स्केल तक वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहा है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट फॉल ही होती चली जा रही है, और पर यूनिट कॉस्ट के ट्रिमेंडसली फॉल करने की वजह से वो लोअर पर यूनिट कॉस्ट दूसरी फर्म्स के लिए बैरियर टू एंट्री बन गई है। अगर किसी नई फर्म ने आना है इस मार्केट में तो उसे मोनोपोली की पर यूनिट कॉस्ट को मैच करना होगा, अदरवाइज अगर उसका मार्केट शेयर कम होगा इनिशियली और वो हायर पर यूनिट कॉस्ट पर प्रोड्यूस करेगी तो वो हायर प्राइस चार्ज करेगी, और जब वो हायर प्राइस चार्ज करेगी तो मोनोपोली की प्राइस उससे ऑब्वियसली लो होगी। एज अ रिजल्ट वो मोनोपोली से कंपीट नहीं कर पाएगी। तो हमें पता है कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर द लॉन्ग रन अगर फर्म्स अचीव कर लें तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट इतनी ज़्यादा फॉल हो जाएगी कि किसी नई फर्म का आकर इतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना और उस पर यूनिट कॉस्ट को मैच करके मोनोपोली की प्राइस को मैच करना पॉसिबल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट उसके लिए उस मार्केट में एंटर होना मुश्किल होगा। तो अक्सर मोनोपोलीज हमें मोनोपोलीज इसलिए नज़र आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रही होती हैं, उनकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा फॉल हो चुकी होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अक्सर इनएडिक्वेट रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल की, कि आमतौर से मोनोपोलीज वो फर्म्स हैं जिनके पास इतनी ट्रिमेंडस रिसोर्सेज हैं कि किसी नई फर्म का इमीडिएटली इतनी ट्रिमेंडस रिसोर्सेज लेके आकर इस कारोबार को स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। मोनोपोली ने तो ओवर लॉन्ग रन, ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके एसेट्स बिल्ड कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स कर ली और बड़ा पैसा ओवर द लॉन्ग रन लगाया है, टाइम के साथ साथ लगाया है। लेकिन अब उसको बीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, उसको कंपीट करने के लिए अगर किसी नई फर्म ने आना है तो उतना ही ट्रिमेंडस कैपिटल एकदम लाना होगा जो कि बास टाइम पॉसिबल नहीं होता, और उसी ट्रिमेंडस रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से दूसरी फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं हो पाती और मोनोपोली शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी मोनोपोली ही रह जाती है। तीसरे नंबर पे अगर कंट्रोल ऑफ सप्लाईज मोनोपोली के पास हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल कोई रॉ मटेरियल है जिसकी सप्लाई सिर्फ किसी स्पेसिफिक फर्म के ही पास है, उसी को उसका लाइसेंस मिला हुआ है या उसकी ओनरशिप है, तो फिर दूसरी फर्म्स को उसका रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा और नतीजा ये निकलेगा कि कोई दूसरी फर्म उस मार्केट में एंटर नहीं हो पाएगी। या फिर गवर्नमेंट ने बास टाइम कोई पेटेंट या कॉपीराइट देके मोनोपोली क्रिएट की हुई है, किसी फर्म ने कोई न्यू इन्वेंशन की, कोई न्यू फॉर्मूला इन्वेंट किया, कोई चीज़ नहीं लेके आए और गवर्नमेंट से उसका पेटेंट ले लिया या कॉपीराइट ले लिया, तो इसका मतलब यह है कि अब उस चीज़ को कोई दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकता सर्टेन ईयर्स तक, और एज अ रिजल्ट कुछ सालों के लिए एटलीस्ट उस गुड के केस में वो फर्म मोनोपोली बन जाएगी। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल बैरियर्स टू एंट्री जिसकी वजह से मोनोपोली बास टाइम मोनोपोली ही रहेगी शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। लेकिन बास टाइम मोनोपोली इटसेल्फ बैरियर्स क्रिएट करती है और हम उन्हें आर्टिफिशियल बैरियर्स कहते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर कट थ्रोट प्राइसिंग या प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं हम। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब यह है कि
पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से भी कम प्राइस चार्ज करना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो दूर की बात, फर्म अपनी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से भी प्राइस कम चार्ज करिए जानबूझकर अपने को पोटेंशियल कॉम्पिटिटर को मार्केट में एंटर होने से रोकने के लिए। जब फर्म ऐसा करेगी तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल फर्म है वो उस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती और नतीजा ये निकलेगा कि वो बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाएगी। फिर एक्सक्लूसिव डीलिंग, ये भी एक बैरियर है कि मोनोपोली रिटेलर्स को मजबूर करेगी, उनको इंसेंटिव्स देके या बास टाइम उनको फोर्स करके कि उसके प्रोडक्ट के अलावा वो किसी और प्रोडक्ट में डील ना करें। ऐसा भी मोनोपोलीज अक्सर करती हैं, कोई ना कोई इंसेंटिव देके या सप्लाई की थ्रेट देके कि अगर आप किसी और का प्रोडक्ट रखेंगे तो हम अपना प्रोडक्ट आपको नहीं देंगे, तो उसको हम एक्सक्लूसिव डीलिंग कहते हैं। फिर मोनोपोली डेलिबरेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर कर अपने प्रोडक्ट को मजीद इनोवेट और इन्वेंट करती रहती है ताकि डिफरेंस मेंटेन रहे और वो प्रोडक्ट या वो गुड कॉपी ना हो सके, उस जैसी कोई चीज़ ना प्रोड्यूस हो सके। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहाँ बड़ा काउंट करती है। और फिर इसके अलावा हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग की, कि मोनोपोली अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा एडवर्टाइज करेगी, उसकी इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग करेगी कि लोगों की कंज्यूमर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी और उसके अलावा लोग किसी दूसरी चीज़ की तरफ ऑप्ट नहीं करना चाहेंगे। तो वो भी एक तरह का बैरियर टू एंट्री ही है। इस तरह के और भी बैरियर्स टू एंट्री मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने नेचुरल बैरियर्स की और आर्टिफिशियल बैरियर्स की आपको दी, जिसकी वजह से monopoly remains a monopoly in the short run as well as in the long run because the entry of new firms is completely blocked. दूसरी बात हम ये कहते हैं कि monopoly is a price maker. जाहिर बात है कि it is a single large firm in the industry controlling the 100% output in the market. So that is obviously a point where monopoly becomes a price maker, a strong price maker. लेकिन एक बात यहाँ समझने की है, वो ये कि मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है वो मार्केट डिमांड कर्व ही है, और जब मोनोपोली मार्केट डिमांड कर्व फेस कर रही है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट को मैनिपुलेट करना होगा। इस बात को ज़रा और तरीके से समझ लें और तफसील से समझ लें। देखें, बात सारी ये है कि हम ये कहते हैं कि मोनोपोली प्राइस मेकर तो है, लेकिन वो प्राइस को कंट्रोल करती है अपने आउटपुट को मैनिपुलेट करके। वो आउटपुट को कम करेगी, प्राइस बढ़ जाएगी, आउटपुट को बढ़ाएगी, प्राइस गिर जाएगी। उसकी वजह यह है कि मोनोपोली जो डिमांड कर्व फेस कर रही है दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। देखिए, जैसे हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन इंडिविजुअल फर्म जो डिमांड कर्व फेस कर रही है वो हॉरिजॉन्टल है। बट अनलाइक दैट, मोनोपोली का केस ये है कि जो मार्केट का डिमांड कर्व है वही मोनोपोली का डिमांड कर्व है, क्योंकि मोनोपोली ही फर्म है और मोनोपोली ही इंडस्ट्री है। टोटल डिमांड इन द मार्केट इज फेस्ड बाय द मोनोपोली इटसेल्फ। दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोली is the demand curve of the market, and that is why it is downward sloping. And on a downward sloping demand curve, obviously to control the price, monopoly would have to control the quantity. If it will reduce the quantity in the market, if it will underproduce, the price will go up, but if it will increase the production, price would go down. So monopoly can control the price, but monopoly would always control the price by manipulating its output. Demand curve is downward sloping, however, it is relatively inelastic because there are no substitutes. It is relatively inelastic. हम इस तरह नहीं कहते कि it is perfectly inelastic, क्योंकि elasticity सिर्फ substitutes के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करती। Elasticity और दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ substitutes के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि क्योंकि कोई substitute नहीं है, इसलिए हमें नजर आएगा कि मोनोपोली हाईली इनइलास्टिक डिमांड कर्व फेस कर रही होगी और वो थोड़ा बहुत ही क्वांटिटी को मैनिपुलेट करके प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होगी। दैट्स व्हाई वी से कि मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर।
और मोनोपोली क्योंकि शॉर्ट रन में भी मोनोपोली है, लॉन्ग रन में भी मोनोपोली है, इसलिए हमेशा अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी, हमेशा उस आउटपुट पर प्रोड्यूस करेगी जहां मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मोनोपोली को प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के अलावा किसी और ऑब्जेक्टिव को परसू करने की जरूरत नहीं है। यह और बात है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होंगी तो बास टाइम मोनोपोली को अपने ऑब्जेक्टिव पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन डिग्री ऑफ कंपटीशन की बात करें तो वो क्योंकि टोटली लैकिंग है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात ये कर रहे हैं कि मोनोपोली हमेशा अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगी, उसे कोई और ऑब्जेक्टिव परसू करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अलावा क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री इतने स्ट्रांग हैं कि न्यू फर्म्स की एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमारा मानना यह है कि मोनोपोली शॉर्ट रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है और लॉन्ग रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाती है। उसके प्रॉफिट कंपीट अवे नहीं किए जा सकते विद द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स, बिकॉज द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। इट इज monopoly in the short run as well as in the long run. That's why abnormal profits are there in the short run as well and in the long run as well. Usually जब हम monopoly की बात करते हैं तो they are productively and allocatively inefficient. Monopoly deliberately underproduces to maximize its profits and avoids lower per unit cost output. मोनोपोली जानबूझकर अंडर प्रोड्यूस करेगी हायर प्राइस चार्ज करने के लिए और लोएस्ट पर यूनिट कॉस्ट आउटपुट को बास टाइम वो अवॉइड करेगी। इसलिए मोनोपोली यूजुअली प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट है। यह और बात है कि अगर हम कंटेस्टेबल मार्केट्स की बात करें या प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की बात करें तो वहां पर यह पॉसिबिलिटी है कि मोनोपोली भी बास टाइम एलोकेटिवली एफिशिएंट हो, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट हो। दूसरी बात, मोनोपोली एलोकेटिवली भी इनएफिशिएंट है। एलोकेटिव इनएफिशिएंसी होगी उसके पास हमेशा, क्योंकि वो MC इज इक्वल टू MR यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पर प्रोड्यूस करेगी, वो P इज इक्वल टू MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग नहीं कर रही होगी, उस आउटपुट पर नहीं प्रोड्यूस कर रही होगी जहां प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो रही है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि जहां प्राइस मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रही हो, that is allocatively efficient output, but monopoly deliberately underproduces to maximize its profits. It produces at MC is equal to MR. That's why it creates a welfare loss, which is the loss of consumer surplus and producer surplus due to under allocation of resources. That's why monopoly is usually allocatively inefficient. यह और बात है कि बास टाइम पे वो allocatively efficient होना उसका possible है contestable market में। तो ये सारी बात हमने की। फिर हम एक चीज पर और आ जाते हैं कि मोनोपोली का एक स्ट्रॉन्ग फीचर, एक रिनोन फीचर ये है कि मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। मोनोपोली चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड प्रोड्यूस्ड एट सेम पर यूनिट कॉस्ट। सेम पर यूनिट कॉस्ट पर कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, आइडेंटिकल फीचर्स हैं, लेकिन मार्केट ए में हायर प्राइस पर बेच रही है लेट्स सपोज, और मार्केट बी में लोअर प्राइस पर बेच रही है। दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली एक्चुअली डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड का फायदा उठा रही होती है। जिस मार्केट में डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है वहां मोनोपोली हमें सस्ता बेचती हुई नजर आएगी, जबकि जिस मार्केट में रिलेटिवली डिमांड हाईली इनइलास्टिक है वहां मोनोपोली उस चीज का फायदा उठाएगी और वहां सेम गुड को जो कि सेम पर यूनिट कॉस्ट पर प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए हाई प्राइस चार्ज करेगी, एंड दिस इज रेफर्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यह और बात है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब भी पॉसिबल है कि जब दोनों मार्केट्स को ज्योग्राफिकली सेपरेट किया जा सके। अगर लो प्राइस मार्केट से प्रोडक्ट को उठाकर इंटरमीडिएरीज के लिए हाई प्राइस मार्केट में बेचना पॉसिबल हुआ तो मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगी। मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसी सूरत में कर सकती है जब मार्केट्स को सेपरेट कर सके, वो पेनिट्रेशन पॉसिबल ना हो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, वरना सस्ती मार्केट से उठा के लोग महंगी मार्केट में मोनोपोली से कुछ कम प्राइस पर बेचना शुरू कर देंगे और मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगी। जब मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है तो वो एक्चुअली कंज्यूमर सरप्लस को प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट कर रही होती है और इस लिहाज से वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रही होती है, क्योंकि जब मोनोपोली हाई प्राइस चार्ज करेगी तो ऑब्वियसली
जब प्राइस बढ़ जाएगी तो जो लोअर प्राइस थी इनिशियली उस पर कंज्यूमर ऑब्वियसली कंज्यूमर सरप्लस ज़्यादा एक्वायर कर रहे थे, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हाई प्राइस चार्ज करेगी मोनोपोली तो कंज्यूमर सरप्लस का साइज कम हो जाएगा। तो इस तरह से मोनोपोली कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रही होती है, कंज्यूमर सरप्लस को प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट कर रही होती है। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू था मोनोपोली का। किसी और लेक्चर में डायग्राम्स के साथ मोनोपोली के नॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और डिस्क्रिमिनेशन किस तरह कर रही होती है मोनोपोली, कंज्यूमर सरप्लस को किस तरह प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट कर रही होती है, ये सब किसी वक्त डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन की जाएगी। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई कि एक मोनोपोली का ओवरव्यू दिया जा सके, मोनोपोली का इंट्रोडक्शन दिया जा सके, जो कि इनिशियल स्टेज में ज़रूरी है। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू ऑफ मोनोपोली आपकी समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वाकई अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।